मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसके बाद आगे बात करेंगे कि कैसे आपका जो एनसीईआरटी है वो इस चैप्टर को स्टार्ट करता है। ये जो आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है ना बाबू, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये किस तरह से स्टार्ट होता है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो कहता है आपका एनसीईआरटी कि प्रीवियस चैप्टर में आपने जीन पढ़ा, क्रोमोसोम को पढ़ा, आपने ये देखा कि कैसे कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं माता पिता से बच्चों में। पिछले चैप्टर में आपने ये सब पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केमिकल नेचर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? केमिकल नेचर पढ़ने वाले हैं उस जीन का, उस जेनेटिक मटेरियल का। समझिए बात, जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल नेचर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर है ये बात? तो आपका एनसीईआरटी इस तरह से शुरू करता है, कहता है क्या कि इन द प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? इन द प्रीवियस चैप्टर यानी कि पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा बाबू? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है ना, कैसे जो है कैरेक्टर लक्षण जो है माता पिता से बच्चों में जाता है। इन चीजों के ऊपर आपने बात किया था लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, बट इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू? बट इन दिस चैप्टर स्टडी अबाउट, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है उसका केमिकल नेचर क्या होता है, वो किस चीज का बना हुआ है। समझ गए बात? आपने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया कि हमारे पास ये मार्कर है, इससे हम लिखते हैं, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा था कि ये मार्कर जो है वो किसका बना हुआ है। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। समझ में आया बात? आपने ये पढ़ लिया कि जीन जो है वो कैसे, कैरेक्टर जो है वो कैसे माता पिता से बच्चों में जाता है, क्या जीन होता है, क्या क्रोमोसोम होता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि जो जीन है हमारे पास, जो क्रोमोसोम है हमारे पास, उसका केमिकल नेचर क्या होता है, किसके मिलने से वो बनता है, कैसा बना होता है। समझ गया बात? तो उसका केमिकल नेचर को हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्लियर है बात? तो कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब बहुत सारे बच्चों को सबसे पहला डाउट ये आएगा कि ये जेनेटिक मटेरियल शब्द जो है बिल्कुल नया है हमारे लिए। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर? ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना बाबू, ये क्या होता है समझ में आ जाएगा अभी। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हम उसे कहते हैं जो जीन को कैरी करता हो। किसको कैरी करता हो? विच कैरी जीन, जो किसको कैरी करता हो? जीन को कैरी करता हो, या कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट। जो हमारे पास ट्रेट है उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता हो या जीन को कैरी करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। कैरी का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग या तुम्हारा फैमिली कहीं जाता है तो तुम्हारा भाई 2 बैग उठा के ले जाता है उधर, है ना, तो 2 बैग जो उठा के ले जा रहा है वो बैग को क्या कर रहा है? कैरी करने का काम कर रहा है। समझ में आ बात? बिल्कुल वैसे ही जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसको कैरी करता है? जीन को कैरी करता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट को कैरी करता है ना। ट्रेट का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है। आपको याद रखना होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसे हम सेल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेल। इस सेल के अंदर हमको इस तरह से कुछ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, अगर सेल हमारे पास यूकैरियोटिक हो तो। और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। तो डीएनए क्या है बाबू? हमारा एक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक स्ट्रक्चर है, और इसी डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्लियर है बात? और इस पॉइंट को याद रखना कि इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल, जितनी भी तरह के लिविंग सेल होंगे उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है तुम्हारा, जेनेटिक मटेरियल जो है तुम्हारा वो डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए होगा। जितना तरह का लिविंग सेल देख लो, चाहे वो प्लांट सेल देख लो, चाहे तुम एनिमल सेल देख लो, चाहे फंगल सेल देख लो, है ना,
बस वो कैसा होना चाहिए, या बैक्टीरियल सेल देख लो, बैक्टीरिया देख लो, सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा बाबू, डीएनए होगा। क्लियर है एकदम, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। तो इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल, बस ये बात याद रखना, लिविंग सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा हमारे पास, डीएनए होगा। जितना भी तरह का हमारे पास सेल है, लिविंग सेल है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्लियर है एकदम यहाँ तक, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है हमारे पास अगर हम देखें बाबू, तो टाइप ऑफ वायरस की अगर हम बात करें, देखो हम क्या कह रहे हैं, उससे पहले एक चीज और बताते हैं। टाइप ऑफ वायरस से पहले हम तुमको क्या बताते हैं, न्यूक्लिक एसिड का कहानी बताते हैं। न्यूक्लिक एसिड का कहानी क्या है सर, न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है ना, ये निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है। और ये 4 टाइप का आपको देखने को मिलेगा। कितने तरह का देखने को मिलेगा, 4 टाइप का। एक आपको देखने को मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डीएस डीएनए, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तीसरा आपको देखने को मिलेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और चौथा आपको देखने को मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या देखने को मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड वो कैसा मॉलिक्यूल है, निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। 4 तरह का देखने को मिल सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ में बात। मोस्ट ऑफ द क्या, ऑल जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या ये सब भी जेनेटिक मटेरियल कहीं हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा, वायरसेस में। समझ में बात, ये सब जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, ये सब भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या हो, ये सब भी हो सकता है, लेकिन कहाँ, लेकिन कहाँ बाबू, वायरस में। समझ में बात, ये सब भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन किसमें, वायरस में। क्लियर हो गया ये बात। और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, हर तरह के सेल में। जेनेटिक मटेरियल इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल। जितने भी तरह का तुम्हारे पास लिविंग सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्लियर है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो। वायरस को हम लोग लिविंग नहीं मानते हैं, याद रखना मेरे बात को, वायरस को हम लोग लिविंग नहीं मानते हैं, वायरस को हम लोग लिविंग नहीं मानते हैं। क्लियर है एकदम। तो हमारे पास जो लिविंग सेल्स होंगे उसमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। और ये सब किस में देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है तुमको, ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी कुछ वायरस में आपको देखने को मिल सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी। ये सब जेनेटिक मटेरियल किसमें होगा, वायरस में। लेकिन ये तीनों याद रखना, ये तीनों जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसी भी लिविंग सेल्स में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, वायरस में होगा। क्लियर है एकदम। तो आरएनए में जो आपका जेनेटिक मटेरियल वायरस में, अगर हम बोले कि जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें वायरस में, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है। मोस्टली क्या होता है हमारे पास, आरएनए होता है ना। और सम डीएनए, सम केस में हमारे पास क्या होता है, डीएनए भी होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, आरएनए। ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलता है, आरएनए देखने को मिलता है। यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो हमारे पास एक सेल्स है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल्स है। और ये सेल जो है हमारे पास यूकैरियोटिक है। कैसा सेल है बाबू, यूकैरियोटिक सेल्स है। ये जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, अरे बताओ, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्या इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे पास क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल। होता है क्या है, ये डीएनए जो है तुम्हारा, ये आगे जाकर बनाता है एमआरएनए। क्या बनाता है, एमआरएनए। और फिर एमआरएनए से क्या होता है, यहाँ से एमआरएनए से क्या होता है, ये एमआरएनए इस तरह से निकलेगा और यहाँ पे राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम याद है, राइबोसोम इस तरह से लग जाएगा और इस तरह से वो क्या बनाने लगेगा, पॉलीपेप्टाइड।
क्या बनाने लगेगा? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही भविष्य का प्रोटीन है। याद रखो कि पॉलीपेप्टाइड जब फोल्ड हो जाता है तो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए, और आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। एक तरह से कह सकते हैं ना, क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है, या कह लो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना या पॉलीपेप्टाइड का बनना क्या कहलाता है तुम्हारा? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्लियर है एकदम? डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से किसका? पॉलीपेप्टाइड का या प्रोटीन का बनना तुम्हारा क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ हो रहा है बाबू? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल में, है ना। और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। In eukaryotic cell transcription occur in eukaryotic cell transcription occur in eukaryotic cell transcription occur in nucleus but translation occur in cytoplasm। सही है गलत? सही है ना? सही है ये बात। अब उसके बाद हमारे पास एक और तरह का सेल्स आता है जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या न्यूक्लियस होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ न्यूक्लियस का कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब यहाँ जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये हमारे पास क्या है? डीएनए। इस डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, है ना। और इस एमआरएनए से जो हमारे पास प्रोटीन बनेगा, इस एमआरएनए से हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा या पॉलीपेप्टाइड, है ना, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ये सब का सब कहाँ बनेगा बताओ? इसको डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं बताओ? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उसके बाद आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है दोनों का दोनों कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, न्यूक्लियस लिख दिए यहाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिल रहा है। क्लियर है? यानी कि प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या हो गया हमारे पास? बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है बाबू? डीएनए होता है। क्लियर हो गया एकदम यहाँ तक? कोई डाउट किसी को नहीं? अब देखो हमारे पास जो वायरस है वो 4 तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? 4 तरह का। एक जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, एक जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो, एक जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, और एक जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो। ये 4 तरह का हमारे पास क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। इस बात को क्लियर रखना। ये 4 तरह का हमारे पास क्या हो सकता है? वायरस। अब हम कुछ पॉइंट बोलते हैं, बताना सही है या गलत। जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास होता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी जीन। जेनेटिक मटेरियल जो है वो जीन को कैरी करता। सही है गलत? सही है। दूसरा, इन ऑल लिविंग सेल जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे पास डीएनए है। सही है गलत? इन ऑल लिविंग सेल जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। सही है गलत? सही है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन वायरस। क्या ये बात सही है या गलत? 100% सही है। चौथा बात हम ये कहेंगे कि आरएनए इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, बट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। आप देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको आरएनए दिखा है कि नहीं? लेकिन क्या होता है, आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है लिविंग सेल में, बट वहां पे ये जेनेटिक फंक्शन का वर्क, लेकिन जब वहां पे ये जेनेटिक मटेरियल का रोल नहीं करता है ना। जेनेटिक मटेरियल का रोल जो है, जेनेटिक मटेरियल का जो रोल है, नॉट परफॉर्म,
समझ गए बात। वहां पे इसका जो रोल है वो रोल इज अदर, इसका जो रोल है, काम जो है वो दूसरा हो सकता है। जैसे कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए मैसेज पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा तुम्हारा एक होता है टीआरएनए, टीआरएनए इसको हम लोग फुल फॉर्म में ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, या इसे हम लोग एडेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेप्टर। और एक और आरएनए हमारे पास होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के बारे में मेन बात याद रखना, ये एक तरह का एंजाइम है। ये क्या है? एक तरह का एंजाइम, और एंजाइम है इसीलिए ये कैटालिटिक रोल करता है, या कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी इसे हम लोग कहते हैं, है ना, कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कैटालिटिक का मतलब समझ में आता है? कैटालिटिक कहने का मतलब जो रिएक्शन को तेज कर दे, रिएक्शन में किसी तरह का चेंज ला दे, है ना, उसको हम लोग कैटालिटिक कहते हैं। तो हमारे पास तीन तरह का आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए जिसे हम लोग एडेप्टर भी कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए। तो हमने ये देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैरी करता है जीन को, बिल्कुल सही बात है। इन ऑल लिविंग सेल जेनेटिक मटेरियल, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। देन आरएनए जेनेटिक मटेरियल ओनली इन वायरस, आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें? वायरस में। और फिर हमने देखा कि आरएनए जो है प्रेजेंट होता है लिविंग सेल में, हर लिविंग सेल में, है ना, प्रेजेंट होगा सभी लिविंग सेल में, बट जेनेटिक मटेरियल का रोल जो है नहीं करेगा, है ना, बट जेनेटिक मटेरियल का रोल नहीं करेगा। और इसका रोल जो है वो क्या होता है? दूसरा होता है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जिसे हम एडेप्टर भी कहते हैं, और राइबोसोमल आरएनए जो कि एक तरह का एंजाइम है, कैटालिटिक रोल दिखाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो क्या है हमारे पास, डिटेल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिटेल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिज्म का, सम ऑर्गेनिज्म। उससे पहले आपको क्या समझना होगा, या इस तरह से हमारे पास कुछ डीएनए होता है 5' to 3' और फिर 3' to 5'। ये क्या होता है आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बेसेस प्रेजेंट होते हैं, ए टी जी सी, ये सीक्वेंस होता है लिखने का, बताएंगे कैसे लिखा जाता है, किसके सामने क्या आता है, समझ में आ बात। इस सिंगल को हम बेस कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिस। ये सिंगल क्या कहलाएगा? बेसिस। लेकिन जब ये जोड़ा में आ जाएगा तो क्या हम इसे बेस पेयर कह देंगे? इसे हम क्या कहेंगे? बेस पेयर। तो बेस पेयर का मतलब समझ में आ गया, बेस पेयर का मतलब समझ में आ गया। और बेस जब यही, ये देखो ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। समझ में बात? ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर है ये बात? लेकिन जब सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही देखने को मिलेगा आपको, ए टी जी सी टी ए। यहाँ पे आपको बेस पेयर देखने को मिलेगा? बेस पेयर इसमें देखने को मिलेगा नहीं। ये सिंगल क्या कहलाता है? सिंगल को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है एकदम? सिंगल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये तुम्हारा बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड का कहानी हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे क्या है, अब कहानी को समझो। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है इकोलाई। क्या है? इकोलाई। इकोलाई में क्या होता है बाबू? इकोलाई यहाँ पे डाटा है। इकोलाई में क्या होता है? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। बीपी का मतलब क्या होता है? बेस पेयर। ये मैच द फॉलोइंग, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है सवाल कि इकोलाई में कितना बेस पेयर होता है? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। याद रखिएगा, बेसिस और बेस पेयर में भी आपसे गड़बड़ी करा सकता है ना, तो उस पर ध्यान रखिएगा। इकोलाई में कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। इसी तरह दूसरा ऑर्गेनिज्म है हमारे पास ह्यूमन। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में दो तरह का सेल्स देखने को मिलता है, एक आपका डिप्लॉइड सेल देखने को मिलता है, एक आपको हैप्लॉइड सेल देखने को मिलता है। अरे है कि ना, है ना? एक आपको डिप्लॉइड सेल्स, एक हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल्स में जो आपका बेस पेयर होता है वो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। समझिए बात? 9 कितना होता है? बेस पेयर। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, बेस पेयर। क्लियर है ये बात? और हैप्लॉइड में हमारे पास ये हो जाता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। क्लियर है एकदम यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आपका जो है तीसरा, वो है लेम्डा फाज। वो क्या है? लेम्डा फाज। ये जो लेम्डा फाज है ना बाबू, लेम्डा फाज ये एक तरह का वायरस है। क्या है?
वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, याद रखिएगा ये कैसा वायरस होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। और इसमें 48502 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 48502 बेस पेयर्स होते हैं। इसे आपको याद करना पड़ेगा, 48502 बेस पेयर होता है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट है आपके पास चौथा, आपके पास 5 × 174, ये भी एक तरह का क्या होता है, वायरस होता है। कैसा होता है, वायरस। इसके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा और न्यूक्लियोटाइड का संख्या है 5386 न्यूक्लियोटाइड। क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड, जो कि कितना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हमको बताओ कि ये चारों में से कौन कौन डबल स्टैंड होगा और कौन कौन सिंगल स्टैंड होगा। क्या ये सिंगल स्टैंड होगा या डबल स्टैंड, देख के बताओ जल्दी, देख के बताओ। देखो बेस पेयर है, बेस पेयर कभी भी सिंगल स्टैंड में एग्जिट नहीं करेगा। समझ में आया बात। तो ये तुम्हारा कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, है ना, डबल स्टैंडर्ड होगा। अब दूसरा तुम्हारा ह्यूमन में कैसा होगा, डबल स्टैंड होगा, है ना, डबल स्टैंड डीएनए होगा। उसके बाद लेमडा फाज, यहाँ पे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। क्लियर है। लेमडा फाज जो कि तुम्हारा वायरस होता है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, देखते सिंगल या डबल, डबल स्टैंड। और ये कैसा होगा भाई, ये डबल स्टैंड वायरस है, याद रखना, डबल स्टैंड वायरस है। कौन है हमारे पास डबल स्टैंड वायरस, लेमडा फाज, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद 5 × 174 जो कि एक वायरस, जो कि एक वायरस है, उसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड जो है ये तुम्हारा क्या है, वायरस है ना, सिंगल स्टैंड तुम्हारा वायरस है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये भी डीएनए वायरस होता है, याद रखना, सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस। क्लियर है पूरा। बहुत अजीब होते जाते हैं, कोई बात नहीं। न्यूक्लिक एसिड का हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबू, स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसा दिखता है, किसके मिलने से बनता है। क्लियर है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। न्यूक्लिक एसिड मींस बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर है। दोनों डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो हमारे पास डीएनए और आरएनए है, डीएनए एंड आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, ये सिंगल स्ट्रैंड का हो, एंड मे बी डबल स्ट्रैंड हो सकता है, ये किसका हो, डबल स्ट्रैंड का। क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हमने ये बताया न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड, इसका सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। अब हमारे पास होता क्या है, देखो हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। नाम पे देखना, नाम पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी बहुत होता है। तीन चीज में फंसोगे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये तीन अलग अलग चीज होता है। यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड पर सवाल लगभग हर साल आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से चेन बनाता है। क्या बनाता है, चेन बनाता है ना। और इस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है ना। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है सिंगल भी होगा और डबल भी। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंगल होगा तो अब इसे हम सिंगल स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगल स्ट्रैंड। और जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा हमारे पास, तब उसे हम क्या कहेंगे, डबल स्ट्रैंड कहेंगे। समझ आया बात, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, डबल स्ट्रैंड कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना स्ट्रैंड है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, डबल स्ट्रैंड। ये दोनों का दोनों तुम्हारा डीएनए है। क्या है, ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है। समझ में आया बात। और अगर आपसे पूछेगा डीएनए क्या होता है, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। सिंगल स्टैंड भी हो सकता है और डबल स्टैंड भी हो सकता है। क्लियर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहने का मतलब N इंटू न्यूक्लियोटाइड, N इंटू न्यूक्लियोटाइड।
जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाएगा। पॉली का मतलब ही होता है ढेर सारा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जब सिंगल स्टैंड होगा तो सिंगल स्टैंड डीएनए, और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगे तो डबल स्टैंड डीएनए। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड कई तरह का होता है ना, तो न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, तो वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो तुम्हारा आरएनए भी बनाएगा। क्या बनाएगा, आरएनए भी बनाएगा। यहाँ पे मान लो कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगाओ, समझ आए बात। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो आरएनए बनेगा, ये कैसा आरएनए बनेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। ये चैप्टर को जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे की चीजें जो है क्लियर होगा। क्लियर है। और यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितना है, 2 है, और यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितना है, 1। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है न्यूक्लियोटाइड का। मतलब ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, लेकिन ये कुछ और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और ये कुछ और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। अब हम लोग को जानना है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो और है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई। देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। या कह लो कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स मिलकर तुम्हारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 हमारे पास शुगर हो सकता है। नंबर 2 हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है। क्या हो सकता है, नाइट्रोजिनस बेस। एक एक करके सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। तीसरा आपका हो सकता है फॉस्फेट। क्या हो सकता है बाबू, फॉस्फेट। मेरे बात को याद रखिएगा, सवाल यहीं से आएगा। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है। और शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। और सवाल आपका यहीं से आएगा, बार बार बोल रहे हैं, सवाल आपका यहीं से आएगा। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्लियर है एकदम। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या होगा, सोच के बताओ, बराबर क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड। जाहिर सी बात है। क्लियर है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। इस पे सवाल आपका बनता है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है उसमें कितने मॉलिक्यूल या कंपोनेंट होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 आपके पास शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस और तीसरा फॉस्फेट। जब ये दोनों मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास जो शुगर होता है वो कैसा शुगर होता है, अब शुगर पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। शुगर जो होता है हमारे पास, एक अब शुगर को उतार रहे हैं, ठीक है, शुगर को उठाए और शुगर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो शुगर होता है वो पेंटोज होता है। पेंटोज का मतलब समझ में आता है, पेंटोज का मतलब समझ में आता है। अरे परे हो गए, मेथ परे हो गए है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट है ना। पेंट मतलब होता है 5 कार्बन का हमारे पास शुगर होता है। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का हमारे पास क्या होता है, 5 कार्बन का हमारे पास शुगर होता है। अगर रिंग का बात करेगा तो रिंग जो है हमारे पास फ्यूरान रिंग होता है। कैसा रिंग होता है, फ्यूरान रिंग होता है। ठीक है। पेंटोज शुगर होता है, कैसा शुगर होता है, पेंटोज 5 कार्बन का होता है। रिंग की बात करेगा तो फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग का मतलब होता है 4 कार्बन जो है वो रिंग में होगा और 1 कार्बन जो है बाहर होगा। समझ आए बात। 4 कार्बन किस में होगा, रिंग में होगा, और 1 कार्बन कहाँ होगा, बाहर होगा। क्लियर है। और 2 तरह का शुगर हमको देखने को मिलता है। कितने तरह का शुगर देखने को मिलता है, 2 तरह का शुगर देखने को मिलता है। एक होता है हमारे पास राइबोज, क्या होता है, राइबोज, और एक होता है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज। एक क्या होता है बाबू, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो शुगर तुमको दिखता है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। इसका स्ट्रक्चर हम नोट्स में बना रखे हैं, देख के बना लीजिएगा। प्रेजेंट इन आरएनए,
कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर। क्लियर है? राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। हम वो हर बात लिख देंगे जहां से क्वेश्चन आएगा। राइबोज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। क्लियर है एकदम? और डीऑक्सीराइबोज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन डीएनए। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन डीएनए। चेंज क्या रहता है? चेंज क्या रहता है? जब तुम शुगर को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा तुम्हारे पास, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये होता है तुम्हारा सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे नॉर्मली एच और ओ एच तुमको देखने को मिलेगा किसके अंदर? राइबोज के अंदर। किसमें? राइबोज में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये OH जो है, OH के जगह पे सिर्फ और सिर्फ H बच जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बाबू? यहाँ पे हमारे पास ये जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? H। तो देखो नाम से पता चल रहा है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब, डी मतलब क्या होता है? रिमूवल। और किसको रिमूव कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन को रिमूवल कर रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? रिमूवल। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? लेस होता है। एक ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे? लेस होता है ना? तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं फॉर्मूला C5H10O5 आता है ना? इसमें राइबोज के केस में जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? C5H10 और O5 आता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन घट गया है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? C5H10O4 आएगा। क्लियर है एकदम? और याद रखना है कितना पोजीशन पे? एट 2 पोजीशन। एट 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है? वन ऑक्सीजन इज रिमूव। एक ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या हो जाता है बाबू? रिमूव हो जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में। और राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में। क्लियर है? राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में। तो दो तरह का शुगर हमको देखने को मिलेगा, एक राइबोज, एक डीऑक्सीराइबोज। याद रखना शुगर जो पढ़ रहे हैं हम लोग पेंटोज है, 5 कार्बन का है। 5 कार्बन में 4 कार्बन रिंग में होगा, 1 कार्बन बाहर होगा। क्लियर है? शुगर जो है हमारे पास रिंग जो है वो कौन सा है? फ्यूरान रिंग है। क्लियर है एकदम? एक है राइबोज, दूसरा क्या है? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है वो प्रेजेंट होगा आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज जो है वो प्रेजेंट होगा डीएनए में। यहाँ एक ऑक्सीजन लेस हो जाता है, घट जाता है एट 2 पोजीशन। याद रखना कौन से पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डीऑक्सीराइबोज। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में। इसीलिए डीएनए का जो पूरा नाम है, डीएनए का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या कहलाता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तुम्हारा डीएनए का क्या है? फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ हम लिखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या लिखते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तुम्हारा किसका फुल फॉर्म हो जाएगा बाबू? आरएनए का। यहाँ से भी सवाल आएगा और वहां से भी सवाल आएगा। क्लियर है एकदम? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर होगा, प्रेजेंट होगा आरएनए में, C5H10O5 याद रखना। क्लियर है? यहाँ पे OH ग्रुप रहता है 2 पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H रहता है। एक ऑक्सीजन जो है वो लेस हो जाता है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है एट 2 पोजीशन। क्लियर है? इस वजह से इसका फॉर्मूला C5H10O4। रिंग जो है वो कैसा होगा? फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग का मतलब फिर से कह रहे हैं 4 कार्बन जो है तुम्हारा किसमें होगा? रिंग में, 1 कार्बन बाहर। इस तरह से 1 कार्बन जो है तुम्हारा बाहर निकला होगा, है ना? इस तरह से 1 कार्बन जो है तुम्हारा क्या होगा? बाहर निकला होगा। क्लियर है एकदम?